ये सब समझ आ गया था? जो क्लास मंडे को हुई थी उसमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो अभी सारे बच्चे तो आए नहीं, बस आप दोनों ही हो। तो 1-2 मिनट उनका वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। हम्म। अच्छा, कौन बताएगा एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? मैम डेबिट कार्ड में विड्रॉ की लिमिटेशन होती है, क्रेडिट कार्ड में विड्रॉ की लिमिटेशन नहीं होती, एक्स्ट्रा मनी भी विड्रॉ कर सकते हैं। हम्म। डेबिट कार्ड में हमने जो डिपॉजिट किया होता है हम बस वही विड्रॉ कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड में हम डिपॉजिट से ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। बाद में हम इसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पर जरूरत के टाइम पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और टेली बैंकिंग क्या होता है? टेली बैंकिंग। टेली मतलब क्या होता है? फोन। बैंकिंग मतलब बैंकिंग के सारे काम, जो मैम जो भी बैंकिंग के काम। हम्म। बोलो। मोबाइल से मैं अपने बैंक का बैलेंस चेक करना और ट्रांजेक्शन भी हम्म। कर सकते हैं। हम्म। तो ये सब इवन हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं जब वो हमारे बैंक के, तो वो लोग भी हमें डिटेल्स बताते हैं, तो फोन पे होती है वो कॉलिंग पे ये सब बातें पता चलती है हमें। तो इसे हम कहते हैं टेली बैंकिंग। ठीक है। और हमारा कोर बैंकिंग क्या होता है? सीबीएस। और सीबीएस हमारा क्या होता है? सीबीएस एक फैसिलिटी होती है जो बेसिकली इंटरनेशनल बैंक वालों को प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर इंडिया का कोई पर्सन है, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट इंडिया में है, और अगर वो बाहर घूमने जा रहा है या कुछ करने जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, तो अगर उसको पैसों की जरूरत पड़े, उसको बैंक का कोई काम हो, तो उस वही वो जहाँ पे भी वो गया हुआ है, कनाडा और लंदन हो, लंदन में भी जाके अपने बैंक के ब्रांच से अपनी डिटेल्स निकाल सकता है या अपडेशन कर सकता है। ठीक है। ये फैसिलिटीज होती है कि जो बैंक में उसका बैंक है, वो पूरे वर्ल्ड में उसके ब्रांचेस में जाके अपने जो राइट्स है, मतलब अपने जो बैंक के डिटेल्स है या कुछ भी है, उसको कर सकते हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल। ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम वो करते हैं ना, अगर हम कहीं की जॉब आवाज करते हैं, तो सैलरी भी एनईएफटी के अकाउंट में आता है। हेलो। आवाज कट रही है मैम थोड़ी। आवाज आ रही है मेरी? कट रही है? मैम थोड़ी थोड़ी बीच में रुक जा रही है मैम। अच्छा, जब रुकेगी तब मुझे बताना। यस मैम। हम्म। तो हम करते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये बहुत कॉमन चीज है। इवन तुम अभी भी देखोगे ना, अगर तुम लोग नेट बैंकिंग के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफर करते हो, तो वहां पे आ जाता है, तुम्हारे फोन में मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट हैज डेबिटेड थ्रू टू दिस अकाउंट बाय नेफ्टी, ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, कभी चेक करना। नेफ्टी क्या है हमारा? बेसिकली एनईएफटी। एनईएफटी refers to a national wide system that facilitates individuals, firms and company to electronically transfer funds from any branch to individual, firm or company having account with any other branch in the country। ये क्या होता है? ये बेसिकली एनईएफटी जो होता है, ये एक फैसिलिटी होती है, एक पूरा वर्ल्ड वाइड सेटअप है, जिसमें क्या होता है, हम अपने बैंक से किसी भी दूसरे ब्रांच के बैंक को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। तो वही होता है ना कि हम हमारे पास पैसे है, हमें सैलरी देनी किसी को, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। अगर मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर उसके एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, कुछ भी है, उसके पास मैं अपने ही बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सकती हूँ। वो भी ज्यादा टाइम का भी काम नहीं होता, 2-3 मिनट का काम होता है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसके बैंक में कब तक आएगा। किसी के बैंक में तुरंत आ जाता है, किसी के बैंक में 1-2 घंटे के अंदर आता है। तो ये हमारा नेफ्टी होता है। इसमें क्या होता है, एनईएफटी में हम अपने बैंक से किसी भी दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वेव में, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। फिर क्या है हमारा, NEFT settles transaction in batches. The settlement takes place at particular point of time. For example, NEFT settlement take place 6 times a day during a week: 9:30 to 10:30, 12, 1, 3, 4, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइमिंग है कि इस टाइम पे अगर तुम पैसे भेज रहे हो तो तुम्हारे इस टाइम पे कलेक्ट होगा। इनका बेसिकली, एक मिनट, मम्मा मम्मा शांति आंटी फोन एसছে, चलो। हाँ, मैं कहती तो निफ्टी का एनईएफटी जो होता है ना, इसका बेसिकली एक बैचेस होते हैं। ये बैच बैच में करते हो, तो 1 से लेके 4 बजे तक के बीच में टाइम है, तुम इतने में पैसे कर सकते हो ट्रांसफर, फिर इतने के बीच में तुम ट्रांसफर कर सकते हो, तो इनका एक बैच बनता है, ठीक है। तो उतने में अगर तुम पैसे भेजते हो तो वो जाता है। तो मंडे की टाइमिंग देख ली तुमने, वीक डेज के, लोग मंडे टू फ्राइडे हमारे वीक डेज होते हैं, बाकी सैटरडे एंड संडे हमारा नॉन वर्किंग डे होता है। तो वीक डे में क्या है, निफ्टी की सेटलमेंट सिर्फ छह बार हो सकती है। एक तो 9:30 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 4 बजे। इन्हीं टाइम पे अगर तुम्हें पैसे भेजने हैं तो तुम पैसे भेजो, उनके पास चला जाएगा। इसके बीच में भेजोगे या इसके बाद भेजोगे ना तो ट्रांजेक्शन नहीं पकड़ पाता। उसके बाद 3 times during Saturday, 9:30, 10:30 and 12 AM। और सैटरडे को 3 टाइम होते हैं, 9 बजे, 9:30 बजे और 12 बजे, ठीक है। सैटरडे को वैसे ही हाफ डे होता है। Any transaction initiated after designated settlement time is settled on next day settlement time, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि और कभी भी अगर कोई भी पैसे भेजने होते हैं इन टाइम के बीच में तुम भेजते हो ना, जैसे 10:30 का टाइम है, तुम 10:30 बजे नहीं भेजो, तुम 10:50 में भेज रहे हो, तो क्या ट्रांजेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, पर जो पैसे है ना वो बैंक में आने में थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट शिफ्ट 11 बजे की होगी तो 11 बजे की थोड़ी देर बाद आएगी, या 11:30 बजे तक पैसे तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है। तुरंत तुरंत नहीं आ पाएगा, पर तुम अगर पर्टिकुलर टाइम पे करोगे ना तो विद इन फ्यू मिनट्स तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं एनईएफटी क्या होता है। एनईएफटी एक नेशनल वाइड सिस्टम है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपने बैंक से दूसरों के बैंक में, अगर उसका चाहे ब्रांच सेम हो या अलग हो, उस पर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो पैसे ट्रांसफरिंग होती है ना, ये बेसिकली बैचेस में डिपेंड होता है। जैसे कुछ टाइमिंग होता है, इस टाइम तक पैसे, जैसे कुछ टाइमिंग्स होती है, उस टाइम तक पैसे तुम्हें अगर तुम्हें देना है तो उस टाइम पे आप दो, इससे ना जो पैसे होंगे दूसरे के बैंक में जल्दी ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर ऐसा है, अगर तुम उस टाइम पे नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा लेट करते हो, थोड़ा जल्दी कर लेते हो, तो बेसिकली पैसे चले जाएंगे पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। एनईएफटी क्लियर हुआ? ये आवाज कट रही है आपकी। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वे में ही होता है जो नेट बैंकिंग के थ्रू हुआ। हेलो, हेलो, वरुण मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मैम मुझे आ रही है। तुम्हें आ रही है? वरुण एंड दीपांशु तुम लोग को आ रही है नहीं आ रही, बताओ जल्दी। मैम मुझे आ रही है मैम। तुम्हें तो कहा नहीं आ रही, चलो छोड़ो। मैम मुझसे मैं आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, तो मैंने ये पूछा था कि एनईएफटी सबको समझ आ गया? आया नहीं आया बताओ ताकि मैं दोबारा समझाऊं। आ गया? आ गया। इजी है, कुछ नहीं, बस एक सिस्टम है जिसके थ्रू तुम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो।
उसकी कुछ टाइमिंग है, उस टाइमिंग में अगर तुम करते हो तो तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके अलावा अगर टाइमिंग पे करते हो तो हो जाएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है मैम, ठीक है, समझ आ गया। हाँ। उसके बाद है हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। अब ये क्या होता है? आरटीजीएस refers to a fund transfer system where transfer of fund takes place from one bank to another on a real time and a gross basis. Settlement is real time means transaction are settled as soon as they are processed and not subject any waiting period. अब ये हमारा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? ये वो ट्रांजेक्शन होता है जो तुरंत तुरंत हो जाता है। जैसे मैंने आज पैसे भेजे तो अभी पहुंच गया। जैसे हम करते हैं ना, पेमेंट करते हैं, अगर हमें रिचार्ज करना है या फिर कुछ, रिचार्ज छोड़ो, किसी को पेमेंट करना है गूगल पे या पेटीएम से, हम क्या करते हैं, अपना डाल देते हैं, जो डॉक्यूमेंट वो होते हैं, जो पिन विन डालना था वो डाल के पेमेंट करते हैं, उसके पास तुरंत चला जाता है, फिर हम उसको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो तुरंत तुरंत गया, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ा। तो जो भी पेमेंट फंड हम अपनी तरफ से ट्रांसफर करते हैं उनको तुरंत चला जाता है, उनको वेट नहीं करना पड़ता फंड्स के लिए, वो होता है हमारा रियल टाइम सेटलमेंट। ठीक है, और ये फिर क्या आ गया हमारा ग्रॉस सेटलमेंट मींस द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड ऑन वन टू वन बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटलिंग विद अनदर ट्रांजैक्शन। दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर थ्रू द बैंकिंग चैनल। ठीक है, रियल टाइम में क्या होता है, दो इसमें दो वर्ड है, एक तो रियल टाइम आया है और एक ग्रॉस सेटलमेंट आया है। रियल टाइम सेटलमेंट और ग्रॉस सेटलमेंट। हमारा रियल टाइम सेटलमेंट होता है ना, उसमें बेसिकली ये चीज होती है हमारी कि हम अगर फंड ट्रांसफर करते हैं तो दूसरे जिसको फंड ट्रांसफर करे ना उसके पास तुरंत चला जाता है, उनको वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत तुरंत काम हो जाता है। ठीक है, और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन होता है ना, वो ट्रांजेक्शन सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन के लिए होता है, कोई कहीं दूसरी जगह पैसे नहीं चले जाते। ठीक है, जैसे अगर हमें रिचार्ज करना है तो वो पैसे जो हम करेंगे पे वो रिचार्ज ही होगा। ठीक है, उसमें तुम लोग देख लो रिचार्ज के लिए भी बहुत सारे प्लान आते हैं, तो जो प्लान तुमने चूज किया ना वही प्लान रिचार्ज होगा, कुछ दोस्त कोई दूसरा प्लान रिचार्ज नहीं हो जाएगा। अगर तुम दो तुम्हारे पास प्लान है, दोनों 49 के प्लान है, ठीक है, वोडाफोन का फोन है, दोनों 49 के रुपीज का प्लान है तुम्हारे पास। एक में क्या है, तुम्हें वो मिलेगा, नेट मिलेगा, और दूसरे में क्या है, तुम्हें टॉक टाइम मिलेगा। ठीक है, तुमने क्या चूज किया, नेट वाला चूज किया। ठीक है, तो पैसे तुमने मतलब पे किया गूगल पे से पेटीएम से, तो तुम्हारा रिचार्ज नेट वाला ही होगा, तुम्हारा वो टॉक टाइम वाला होगा नहीं, भले ही तुम्हारे प्राइस सेम हो, पर जो रिचार्ज होगा वो जो तुमने चूज किया है वही वाला होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। और ये जो होता है ना रियल टाइम और ग्रॉस टाइम सेटलमेंट, ये सबसे ज्यादा इजी होता है, इजी होता है करना, इवन से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है। अगर हम बैंक ट्रांसफर भी करते हैं ना पैसे, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब तो चलो बहुत फास्ट हो गया ये सब चीजें, पर पहले हमें वेट करना पड़ता था, एक 24 to 48 आवर्स का वेट करना पड़ता था, उसमें फिर पैसे आते थे। पर अब जो ये चीज है वैसा नहीं होता, अब जो बेसिकली टाइमिंग है वो भी थोड़ा कम हो गया, जो चीजें हैं बैंकिंग प्रोसेस का वो फास्ट हो गया। और आरटीजीएस जो है ये बेसिकली हेल्प करता है मेरे सब चीजों में, जो गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, तो इनके जो ट्रांजेक्शन होता है ये आरटीजीएस बेस्ड होता है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर थ्रू द बैंकिंग चैनल। The RTGS service for customer is available from 9 a.m. to 3 p.m. on weekdays and from 9 a.m. to 12 noon on Saturdays. ठीक है, अभी जो RTGS है ना ये बेसिकली हमारा गूगल पे पेटीएम नहीं है, मैं आवाज कट रही है आपकी। ये बस मैंने एग्जांपल इसमें देने के लिए आवाज कट रही समझाया है। था। ठीक है, मैं धीरे बोल रही हूँ। हाँ, एनईएफटी और आरटीजीएस होता है ना, ये पेटीएम ऐसे बैंक वाले ऐप से कोई रिलेशन नहीं होता। वो मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रही थी। ठीक है, तो ये जो आरटीजीएस है, रुक जा, हाँ अब आ रही है। यस मैम अब आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि जो हमारा आरटीजीएस और एनईएफटी है ना, ये हमारा बैंक का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये तुम्हें किसी दूसरे ऐप में नहीं मिलेगा।
जो हमारा बैंक का ऐप होता है ना, तुम्हें हमारे बैंक के ऐप में ही मिलेगा, या तुम जाके बैंक में बोलोगे ना कि मुझे आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफर करने हैं या एनईएफटी से पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। गूगल पे और पेटीएम का मैंने बस एग्जांपल लिया था, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये गूगल पर पेटीएम इस चीज में नहीं आता। तो जैसे एनईएफटी की टाइमिंग होती है ना, वैसे आरटीजीएस की भी टाइमिंग होती है, और इसकी जो टाइमिंग है वो है 9 AM to 3 PM वीकडेज पे, और 9 AM to 12 noon सैटरडे को। The basic difference between RTGS and NEFT is that while RTGS transactions are processed continuously, NEFT settle transaction in batches. ये जो RTGS और NEFT दोनों सेम है, बस इसमें एक ही डिफरेंस है कि जैसे हमारा NEFT में ना बैचेस में ट्रांजैक्शन होते हैं। यस मैम। जैसे पहले 10 बजे हो गया, फिर 10:30 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12, ऐसे बैचेस होते हैं। और जो हमारा हाँ, जो हमारा आरटीजीएस है उसमें कंटिन्यूस होता है, लेके सुबह 9 से लेके शाम के 3 बजे तक कंटिन्यू होगा इसमें। तो क्या होगा, अब जो बैचेस में होता है उनको तो बीच में पॉज मिल जा रहा है, तो उनका थोड़ा सा डिले होगा ट्रांजेक्शन, पर जो हमारा कंटिन्यूस चल रहा है उसका ट्रांजेक्शन फास्ट होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, बीच में वो रुक नहीं रहा, फिर एक ही बार में खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आरटीजीएस होता है वो हमारा फास्ट होता है कंपैरेटिव एनईएफटी, और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। दोनों फंड ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। डिफरेंस ये है कि जो आरटीजीएस होता है उसमें टाइम कम लगता है, या टाइम नहीं लगता अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं। अगर हमने अभी ट्रांसफर किया तो अभी आ जाएगा, और एनईएफटी में टाइम लगता है कि अगर हमने आज प्रोसेस किया तो या तो 24 to 48 आवर्स में आएगा, या फिर 2-3 घंटे में बाद आएगा। ठीक है, एनईएफटी में ये होता है। तीसरा जो है, इन दोनों में बस एक डिफरेंस है कि जो आरटीजीएस है वो कंटिन्यूअसली चलता है, उसकी टाइमिंग होती है 9 से लेके 3 PM तक वीकडेज पे। और जो हमारा एनईएफटी होता है 9 से उसका बैच स्टार्ट होता है, फिर 9, फिर 9:30, फिर 10:30, इनके बीच वाले टाइम पे ये काम नहीं करेगा। अगर तुम बीच वाले टाइम पे काम करते हो ना आवाज कट रही है। दोबारा आ जाएगा, पर जो नेक्स्ट बैच है उसके बाद ही आएगा। हेलो मैम आवाज कट कट के आ रही है। यस मैम, कट कट के आ रही है आपकी आवाज बहुत। पता नहीं क्यों कट रही है आज आवाज, हमेशा तो मैं यहीं से लेती हूँ क्लास, और नेटवर्क भी सही है। अभी भी कट रही है? ना अब नहीं कट रही है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब मैं बोलती हूँ नहीं कट रही है कि नहीं कट रही, तब नहीं कटती, बाद में कट जाती है। ऐसे बीच में कट कट के तो समझ भी नहीं आता। मैम रुक जाते ना, मैं फिर समझ नहीं आता क्या बोला फिर आपने आगे। समझ आया इसको, मतलब ऊपर जो मैंने पढ़ाया आरटीजीएस, समझ आया ये? जैसे हम आरटीजीएस वही है जो ये सब क्या ये एनईएफटी की तरह ही होता है। ठीक जैसे है, हम मुझे इसमें पैसे मतलब इसमें वो टाइमिंग होती है और इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें और पैसे जब इन हम ट्रांसफर करते हैं ना। हाँ जैसे बोलो। गूगल पे ये सब मैम है एग्जांपल। एग्जाम्पल, हाँ, इसमें ये होता है कि इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है ना वो जल्दी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसको ना दूसरे बैंक अकाउंट में पहुंचने में टाइम बजे का, एक बार तो मैं 10 बजे कर मैम दूँ, आप एक बार करेक्ट 10 रिज्वाइन कर बजे लो। कट रही मैम। डिजाइन कर लो। दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ मैं रीज्वाइन। रुको।
आ रही है आवाज अब? मैम यस आ रही मैम। है। कट तो नहीं दी? नो मैम। पहले बताता ना, मैं पहले से रिजॉइन कर लेती। मुझे लगा तुम कह रहे हो मैम अब रिजाइन कर दो। हम्म। गौतम बोल रहा हूँ। इतना बुरा पढ़ाती हूँ मैं गौतम कि तुम कह रहे हो रिजाइन कर दो? नहीं मैम, मैं तो रीज्वाइन बोल रहा था आपको। तुम आरटीजीएस का बता रहे थे ना, बताओ। यस मैम, आरटीजीएस। हम्म। देखो आरटीजीएस ना कुछ नहीं है, जैसे हमने एनईएफटी पढ़ा था ना, उसमें बैंक फंड ट्रांसफर करते हैं हम किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो आरटीजीएस भी हमारा सेम होता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। पर इसमें दो तीन फायदे होते हैं हमारे। पहला फायदा ये होता है कि इसमें जो होता है ना, पैसे तुरंत के तुरंत पहुंच जाते हैं। अगर हम एनईएफटी से करते हैं तो पैसे को आने में, दूसरे के बैंक में ढलने में टाइम लगता है। 1-2 घंटे का टाइम लग सकता है, इवन कभी कभार 2-4 24 to 48 आवर्स का टाइम लगता है। पर जो हमारे ये होता है ना आरटीजीएस, इसमें टाइम नहीं लगता। इसमें हमने अगर अभी पैसे ट्रांसफर किए तो तुरंत तुरंत उसके पास पैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन दोनों में बस एक ही डिफरेंस होता है, एनईएफटी और आरटीजीएस में। डिफरेंस ये होता है कि जो एनईएफटी है वो बैचेस में चलता है। जैसे हमने बताया था, वो हमें 10 बजे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा या फिर 11 बजे। उनके बैच होते हैं। उसके बीच में अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो ट्रांजेक्शन तभी सक्सेसफुल होता है जब उनका दूसरा बैच चलता है। तो पैसे में थोड़ा सा टाइम लगता है पैसा पहुंचने में। पर जो हमारा आरटीजीएस है, इसका जो टाइम है वो 9 से लेके 3 बजे तक है। इसके बीच में तुम कभी भी ट्रांजेक्शन करोगे वो तुरंत तुरंत पैसे पहुंच जाएंगे। तो देखा जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन है ज्यादा फास्ट है। ठीक है। तो बस यही बोल रखा है इसमें। आरटीजीएस में यही चीज है कि पैसे जल्दी पहुंच जाते हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी अच्छा होता है। ये बैचेस में काम नहीं करता। ठीक है। और अब तक का सबसे फास्टेस्ट चैनल ऑफ बैंकिंग है ये। ठीक है, कहीं और से भी आप कहीं से भी पैसे ट्रांसफर कराओगे ना, उसमें टाइम लगेगा, पर आरटीजीएस से सबसे ज्यादा जल्दी पैसे ट्रांसफर होते हैं। अब क्लियर हुआ आरटीजीएस क्या होता है? यस मैम। ओके। उसके बाद आया हमारा बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर। अब ई बैंकिंग का मतलब समझ आए? ई बैंकिंग मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मतलब जब भी कस्टमर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करे, उसको बैंकिंग इंक्वायरी घर बैठे मिले या कहीं और से मिले, उसको बैंक ना जाना पड़े, तो वो हमारा ई बैंकिंग के थ्रू होता है। तो इसका पहला बेनिफिट है, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 hours a day into 365 days a year सर्विसेज टू कस्टमर। अब ये है कि 24 hours रहता है बैंकिंग खुला। ठीक है, कभी भी तुम रात के अगर 1 बजे भी जा रहे हो किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तुम कर सकते हो। कोई इशू नहीं है, तुम कभी भी करो, 1 बजे 2 बजे 5 बजे पूरी रात करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये ना हर साल खुला रहता है। जैसे तुम लोगों को पता है ना कि संडे को बैंक बंद रहते हैं, मैम सैटरडे ये को हाफ डे 24/7 रहता है, खुला रहता है। नेशनल हॉलीडे पे बैंक बंद रहते हैं। हाँ, तो ये जो है ई बैंकिंग है, ये 24 hours खुला रहता है। ठीक है, 24/7 खुला रहता है। तो इसका बेसिकली ये कि एक तरह से हमारे लिए बेनिफिट है। अब किसी को पैसे जरूरत पड़ जाए इजीली, मतलब अचानक से उसको पैसे की जरूरत है 5,000 की, उसके बैंक में तो है पर वो बैंक में जा नहीं सकते क्योंकि संडे है, पैसे निकाल तो पूरी करेगा। ठीक है, तो ये चीज है। कस्टमर कैन मेक ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और व्हाइल ट्रेवलिंग विया मोबाइल टेलीफोन। ये भी चीज है कि जो भी कस्टमर है वो कहीं से भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, चाहे वो स्कूल में बैठा हो, ऑफिस में बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, प्लेन में बैठा हो, या बारिश में ही क्यों ना नहीं हो। मैम, प्लेन में कैसे कर देगा? जब तक प्लेन में प्लेन तो नेटवर्क की चलेगा प्रॉब्लम नहीं, होती है। जब तक प्लेन नहीं चलेगा तब तक कर सकते हैं, उसके बाद जाके नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तब कर सकते हैं। किसी को टिप देना हो तो होटल में फिर वो जाके एटीएम से निकाल के पहले या तो रखेगा, या फिर उसके पास फोन नेट बैंकिंग से कर देगा वो। तो बेसिकली वो यस यस। मैम। कहीं से भी कभी भी कर सकते हैं। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है हमारा, देयर इज ग्रेट सिक्योरिटी ट्रेवलिंग विद कैश। अब ई ये क्या है? बैंकिंग का ये फैसिलिटी होता है
जो होता है ना, इसमें हमें किसी के पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता, जो होता है हमारा फोन होता है। अगर तुम जाते हो तो वो कहेंगे नहीं तुम यहाँ नहीं, तुम उस सॉफ्टवेयर वाले कहेंगे नहीं तुम उस वाले पे जाओ। तो ऐसे करके हमारा मैन बहुत वेस्ट होता है। और हम इतना, और जो हमारा ई बैंकिंग होता है इसमें एक तो बस हमें फोन की जरूरत होती है, हमें उसी में सारी डिटेल्स मिल जाते हैं, सारी चीजों को हम खुद एसेस कर सकते हैं। ठीक है, इवन तो अभी तो हमें लोन्स भी फोन पे कभी कभार मिल जाते हैं, कुछ जो छोटे अमाउंट के लोन्स होते हैं ना वो भी फोन पे मिल जाते हैं। तो ये होता है हमारा मैन पावर भी बच जाता है और हमें ट्रेवलिंग भी नहीं करनी टाइम भी पड़ती। बच जाता है। टाइम भी बच जाता है और सिक्योरिटी भी काफी होती है। ठीक है, जैसे अब डिजिटल इंडिया हो रहा है, कैशलेस इंडिया हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जब ऐसा सिस्टम आ रहा है तो इंसानों को कैश की और खुले की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले अगर तुम्हें चाहिए होता तो खुला, अगर तुम्हारे पास 500 का नोट है, तुम्हें कितनी जगह इधर उधर देखना पड़ेगा कि तुम्हें खुले मिल जाए। ठीक है, ताकि तुम 10 रुपए की पेमेंट कर सको। अब 10 रुपए के लिए तो कोई 500 रुपए का खुला देगा नहीं तुम्हें। ठीक है, फिर अब क्या है, अब या तो नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दो, पर बेसिकली सब पेटीएम जीपे यूज करते हैं, उससे कर दो। उससे क्या तुम्हारे खुले भी बच जाएंगे और तुम्हें कभी कभार कैशबैक भी मिल जाएगा। वैसे 10 रुपए में मिलता नहीं है, और फिर भी। तो ये हमारे 3 बेनिफिट्स हुए ई बैंकिंग के। अब बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक, ये कस्टमर को क्या बेनिफिट होते हैं, मतलब हम जैसे इंसानों को जो कस्टमर है बैंक के, उनको क्या बेनिफिट होते हैं वो थे। अब ई बैंकिंग से बैंक को क्या बेनिफिट होते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट है ई बैंकिंग लोअर्स द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट होता है उसको बेसिकली कम कर देता है। ठीक है, जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, कस्टमर आता है, कस्टमर को पैसे देता है, फिर उसमें बहुत टाइम भी लगता है। इवन वो खुद से अपने मैन पावर से ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब तुम्हें बता, अगर ई बैंकिंग की सिस्टम नहीं होती तो ये क्या करते हैं आवाज बैंक नहीं वाले, ये क्या करते हैं। आवाज कट रही है। अब आ रही है। यस मैम। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जो ई बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है ना, ये बैंक को भी काफी सारी बेनिफिट्स देती है। पहला बेनिफिट तो होता है ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना उसको कम कर देती है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले जो होता था कि अगर बैंक पैसे ट्रांसफर करता था, उसको गांव, किसी को गांव में पैसे ट्रांसफर करना है, वो बैंक से जाके पैसे ट्रांसफर कर देता, तो वो तो उसका एक तो कुछ पैसे बैंक एज ए कमीशन रखता। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता, उसको पोस्ट पे करना पड़ता। अगर गांव इलाके में वो बैंक नहीं आता तो उसको ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू या डाक के थ्रू पोस्ट भी करना पड़ता उस पैसे को। तो क्या हो जाता है, बेसिकली उनको पोस्ट ऑफिस का भी खर्चा देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन का भी पूरा खर्चा देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन होता है ना वो थोड़ा महंगा हो जाता है। अगर तुम 1000 रुपए बेच रहे हो तो 200 रुपए तुम्हारे उसमें से गायब है ट्रांजेक्शन कॉस्ट में। कितना बचा, 800 रुपए। ठीक है, तो बेसिकली जो ये बैंकिंग की सिस्टम होती है ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर देती है। अब अगर तुम ट्रांजैक्शन करते हो किसी को भी, ठीक है, अगर नेट बैंकिंग के थ्रू भी करते हो तो क्या होता है, अगर तुमने 1000 रुपए उसको भेजे तो उसको 1000 रुपए ही मिलेगा, उसमें से 1 रुपए नहीं कटता। दूसरा है हमारा लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड। सॉरी। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिश सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। अब क्या है कि इसमें ना ब्रांचेस में ना लोड कम हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि अगर सब नेट बैंकिंग से करते हैं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच पे जाके सब भीड़ नहीं करेंगे कि हाँ मेरा काम पहले कर दो, मेरा काम पहले कर दो। या ऐसा नहीं होगा कि एक ही बैंक है जो शहर में, बाकी सारे गांव में, तो शहर के पास भी सारा काम आ रहा है, जो गांव में बैंक ही होता है। तो अगर ई बैंकिंग काम कर रहे हैं ये भी फायदा होता है कि उनको मैम जरूरी नहीं कि वो वापस शहर के बोल रहा बैंक। हूँ। मैं ये कह रही थी कि जो बैंक के ऊपर है ना उनके ऊपर लोड कम आता है। जैसे ऐसे मान लेते हैं कि कोई बैंक है वो हमारे आसपास में है, मतलब सिटी में कोई बैंक है और कोई बैंक गांव गांव की साइड है थोड़ा, तो सब लोग प्रेफर क्या करेंगे, जो सिटी में बैंक है उसके पास ही जाने का, क्योंकि इनका टाइम भी बच रहा है और ज्यादा इनको अंदर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, जो सिटी वाला बैंक होगा ना उसके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि कस्टमर उनके पास बहुत ज्यादा आएंगे। और जो गांव साइड में बैंक होंगे उनके पास इतना नहीं आएंगे, उनके पास आएंगे ही नहीं। तो वो एक देव से देखा जाए वो फ्री की सैलरी ले रहे हैं और ये बेचारे इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ई बैंकिंग क्या होता है, इसमें ना क्या होता है,
ऐसा नहीं होता कि अगर तुम ये चीज कर रहे हो तो उसी बैंक से जाएगा, कि जिस जो तुम्हारा बैंक का ब्रांच है बस उसी से होगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर पूरा एक सेंट्रलाइज बेस्ड डाटा बन सकता है, अभी तो बन गया होगा, एक पूरा बेसिक डिजिटल वे में बनेगा। ठीक है, एक पूरा बेस बनता है ना कहते हेडक्वार्टर्स टाइप, जिसमें सिर्फ ये ट्रांजेक्शन हो, नेट बैंकिंग के ट्रांजेक्शन हो। तो ये चीज जब हो जाएगी पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट, तब सब कुछ डिजिटली होगा, किसी को मेंटेन नहीं करना, पेपर के वर्क कभी और वर्क मेंटेन। और जो बैंक के ब्रांचेस है उन पे लोड नहीं आएगा, बेसिकली ये चीज है, उन पे ज्यादा काम का बर्डन नहीं आएगा, अगर ज्यादा लोग उनके पास आएंगे ही नहीं तो। नेट बैंक तीसरा है हमारा, ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप। अब ई बैंकिंग क्या होता है, किसी किसी की ई बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है, किसी किसी की थोड़ी सी डाउन होती है। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट करता है। ठीक है, कि हाँ अगर ये बैंक इतना अच्छा प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो कस्टमर्स होंगे वो उस बैंक के पास मैम आवाज कट रही है आपकी। ही जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बैंक सबके साथ हो रहा है ये चीज, या सिर्फ दीपांशु के साथ हो रहा है? मैम सबके साथ हो रहा है। फिर तो मेरा ही फोन खराब है। मैम फोन नहीं खराब होगा, नेटवर्क खराब होगा। समझ लो ना, वर्ड्स पे जाओ, वर्ड्स पे मत जाओ, इमोशंस पे जाओ। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक है, मैम आ रही है। ठीक है। यार तो मैं ये बोल रही थी कि जो ई बैंकिंग होता है ना, ये बेसिकली बैंक के अंदर भी कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट करता है। ठीक है, तो काफी सारे बैंक्स होते हैं जिनकी जो ई बैंकिंग फैसिलिटी होती है बहुत अच्छे होते हैं, तो जो कस्टमर होते हैं वो वहाँ अट्रैक्ट होते हैं और वो वहीं पे जाते हैं। तो दूसरे बैंक है वो भी क्या सोचते हैं कि अगर इन्होंने अच्छा किया, इनके पास इतने कस्टमर आ रहे हैं, तो हम भी अपनी ई बैंकिंग फैसिलिटी को और बढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। ठीक है, जैसे ये होता है ना, काफी सारे, अगर हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से चीजें खरीदते हैं तो काफी सारे बैंक्स के ऑफर आते हैं। अभी तक तो मैंने बस HDFC का देखा है और एक्सिस बैंक का देखा है, अब तो HDFC आईसीआईसी का का भी अमेजोन पे, मैंने देखा है मैम उस पे। हाँ ICICI का भी देखा है। तो अभी तो अमेजोन पे ICICI और एक्सिस का ही है, HDFC का नहीं है। तो क्या होता है, ये लोग ऑफर देते हैं और जो कस्टमर होते हैं वो ना अट्रैक्ट होता है। तो ये क्या सोचते हैं कि अगर ये करे तो हम भी करेंगे, तो धीरे धीरे ये भी जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करते हैं और इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अपनी जो प्लानिंग होती है उसको पूरा इंक्रीज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ताकि ये भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और इनका भी जो ग्रोथ हो वो जल्दी हो। तो यही होता है कि बैंकिंग में तीन होता है, एक तो ट्रांजैक्शन कम होता है, बैंक पे बर्डन कम होता है ई बैंकिंग से, और दूसरा क्या है, ई बैंकिंग से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट होता है। ठीक है, जिससे जो दूसरे बैंक है सिर्फ स्टक होके बैठेंगे नहीं, स्टेग्नेशन में नहीं बैठेंगे, वो भी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, न्यू न्यू ऑफर्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे बेनिफिट्स हो गए, बेनिफिट्स टू बैंकिंग टू कस्टमर। जो अभी हमने पढ़ा वो है बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग टू ई बैंकिंग टू बैंक्स। तो अब हमारा ई बैंकिंग जो है वो खत्म हो रहा है, और अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है हमारा, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, insurer, insurance company, agrees in return of the consideration, insurance premium to pay an agreed sum of money to another party insured to make good for loss, damage, or injury or something of value in which the insured has financial interest as a result of some uncertain events. ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बनाती है कस्टमर्स के लिए, मतलब उनके जो इंश्योरर्स होते हैं उनको हम कस्टमर कहते हैं। हम कह रहे हैं, वैसे कस्टमर नहीं कहते हैं उनको इंश्योरर कहते हैं, इंश्योरर कहते हैं या इंश्योर्ड कहते हैं, हाँ। तो कस्टमर्स के लिए वो इंश्योरेंस बनाते हैं। इंश्योरेंस हमारा क्या होता है, ये बेसिकली एक एग्रीड डॉक्यूमेंट होता है या एग्रीड रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम हमें पर मंथ पे करना होता है कि अगर हम पर मंथ इतना पे करेंगे तो कुछ सालों बाद
हमें इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ हमने, वो डिपेंड होता है हमने किस चीज का बना रखा है। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस बना रखा होता है तो उसमें क्या होता है, हम पैसे देते रहते हैं और जब इंसान मर जाता है तो उसका जो इंश्योरेंस होता है वो फैमिली मेंबर्स को या फिर जो भी उसका नॉमिनी होता है उसको मिलता है, ठीक है। मैम अगर हम मैम एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है मुझे। अगर वो इंसान मरा ही नहीं तो? मैम हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम हेलो। मैम मेरा एक डाउट है, मुझे जैसे अगर क्या, किसी ने हाँ मैम जैसे किसी ने इंश्योरेंस बनाया और उसके एक हफ्ते बाद वो मर गया, फिर मैम जितने का इंश्योरेंस होगा कंप्लीट पैसा उतना मिलेगा पूरा? जितना उसने पे किया होगा उसको उतना मिलेगा ना। पे नहीं करना मैम, मतलब जैसे एक हफ्ते के अंदर हाँ एक हफ्ते के अंदर मर गया तो उसने तो बेचारे ने प्रीमियम ही नहीं पे किया, इंश्योरेंस वैलिड ही नहीं हुआ। अगर उसने एक इंश्योरेंस पे किया होगा तो मिल सकता है। उसकी भी मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, रुको देखती हूँ। मैम वो तो हर सबका इंश्योरेंस अलग अलग रेट अलग होता है। देखो लाइफ इंश्योरेंस में भी काफी सारे, यस मैम, वही तो अलग अलग तरह के होते हैं कि महीने में इतना भरना, हाँ 6 ये महीने में देखो इतना, ना, हाँ तो उस पर डिपेंड करेगा